हाँ बेटा फराज, काम कैसा चल रहा है? बस बाबा ठीक ही चल रहा है। हमारी टेक्सटाइल मिल में औकातकार तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन मालिकान तनख्वाह बढ़ाने का नाम भी नहीं ले रहे। और सुना है मिल को ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। ठेकेदारों के हवाले कर रहे हैं? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये बाबा कि तनख्वाहें अगले माह से ठेकेदार देगा और नए सिरे से सबकी तनख्वाहों को तय किया जाएगा। लेकिन कुछ इंतज़ामिया के लोगों से पता चला है कि ठेकेदार नई तनख्वाहों में कुछ कमी करेगा। और सोने पे सुहागा ये बाबा कि औकातकार तो पहले ही 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार तनख्वाहें कितनी कम की जाएंगी? कुछ ठीक मालूम नहीं बाबा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुनरमंद मज़दूरों को 13,000 से कम करके 11,000 कर दिया जाएगा और गैर हुनरमंद मज़दूरों को 6,000 से कम करके 5,000 कर दिया जाएगा। भाई ये तो सरासर खिलाफ वर्जी है हुकूमती कानून की, लेबर लॉस की वायलेशन है ये तो। बाबा खिलाफ वर्जी तो है, लेकिन ठेकेदार तनख्वाह तो 5,000 देगा गैर हुनरमंद को, लेकिन दस्तखत उससे 7,000 पर लेगा। ऐसी सूरत में कागजात का तो पेट भर जाएगा, लेकिन हमारे मजदूर भाई और पीछे हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों को इस नाइंसाफी के खिलाफ लेबर कोर्ट में जाना चाहिए। तमाम मिल मजदूरों को लेबर कोर्ट में जाके अपील करनी चाहिए। बाबा हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन सारे मजदूर खौफजदा हैं कि अगर मालिकान को पता चल गया तो वो उसी दिन उनको निकाल देंगे, और ऐसी सूरत में कौन कोर्ट जाएगा। अच्छा बाबा मैं चलता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। बाकी सब तो ठीक है। फैक्ट्री को ठेकेदारों के हवाले करने के मामले में नाइट शिफ्ट वाले क्या कहते हैं? कहना क्या है यार, सबको अपने अपने रोज़गार की पड़ी हुई है। 10 साल की नौकरियां इनकी, और ये ठेकेदारी निज़ाम की वजह से किसी भी वक्त इनको फ़र्क किया जा सकता है। सबको अंदर ही गम खाए जा रहे हैं। भाई इसीलिए तो खाना ज़्यादा खा रहा हूँ कि जब पेट भरा होगा तो गम भी अंदर ही खाना खाएगा, कम से कम मुझे तो नहीं खाएगा। तो भाई तू ज़्यादा फिक्र मत किया कर, कम से कम गम तुझे नहीं खाता। तुझे खाकर गम ने दुनिया में नापैद होना है क्या? अबे तो गम तेरे जैसे जिंगर खाता है क्या? अबे यार किन बातों में लग गए हो? क्यों ना मिलकर कोई रास्ता निकाला जाए कि मालिकान इस मिल को ठेकेदारों के हवाले ना करें। मेरी बाबा से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कोई ना कोई हल तलाश करते हैं। अरे फराज भाई, हल तलाश करने की क्या ज़रूरत है? किसी भी किसान से हल उधार ले लो। अबे कहाँ हलवा, कहाँ हाथी, कहाँ हल। यार तू तो मेरी सोच से भी बड़ा बेवकूफ़ है यार। यार ताहिर खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। अरे यार फराज भाई, ऐसी बातें ही ऐसी करते हैं, इसको समझाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। अच्छा अब तुम दोनों खामोशी से मेरी बात सुनो। कल रात को मैं बाबा से बात करूँगा, अगर उन्होंने कोई राज सुझाई तो मैं तुम दोनों को आके बताता हूँ, ठीक है? चलो। शाजिया, अभी हमारी शादी नहीं हो सकती। घर में बहुत सी मुश्किलात हैं और मेरी जॉब भी बस ऐसी चल रही है। किराए का मकान है, जॉब भी बेयकीनी की है। ऐसे में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? ये सूरत हाल 2 दिन में बदलने वाली नहीं है। 5 साल हो गए हमारी मंगनी को। आखिर कब तक तुम इस तरह अपनी शादी आगे बढ़ाते जाओगे? कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन जब बहन की शादी की जिम्मेदारी हो और जॉब पे से कभी भी निकालने का डर हो और महंगाई बढ़ती जा रही हो, तो ऐसे में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो शाजिया। मैं तुम्हारी पोजीशन समझने की कोशिश करूँ और तुम मेरी मजबूरियों की ज़रा भी परवाह नहीं करो। एक ही बात सुन रही हूँ 5 साल से मैं, तुम्हारे हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। मुझ पर वालिदैन का दबाव है। मेरे और भी रिश्ते मौजूद थे, लेकिन मैंने अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रिश्ते के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। शायद गलती मेरी ही थी कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन क्या यार? लेकिन अब तुम्हें फ़ैसला करना होगा।
या तो तुम फौरी तौर पर शादी करो, वरना वरना मुझे आज़ाद कर दो। ये क्या कह रही हो शाजिया? मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों की ताने अब मज़ीद नहीं सुन सकती। शाजिया, शाजिया। एक बात सुन रही हूँ 5 साल से, तुम्हारे हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। तो मैं तुम्हें समझ नहीं सकती, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम फौरी तौर पर शादी करो, वरना वरना मुझे आज़ाद कर दो। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटे, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं बाबा, कुछ नहीं। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मसाइल तो हल करने के लिए ही होते हैं। नहीं बाबा, बस वो कल रात को नींद नहीं आई, तो इस वजह से आपको महसूस हो रहा होगा। अरे नहीं बेटा, माँ बाप तो बच्चों के चेहरे पर हर चीज़ पढ़ लेते हैं। ये बात तो तुम्हें जब समझ में आएगी जब तुम खुद बाप बनो। नहीं बाबा, आपको गलत फहमी हो रही है। वो कल आप कह रहे थे कि फैक्ट्री के मसले के लिए कोई बात करेंगे। हाँ हाँ बेटा, ज़ुबैर खान नामी एक मजदूर रहनुमा मेरे दोस्त हैं, मैं उनके नाम आपको ख़त दे दूँगा। आप उनसे अपने साथियों के साथ जाके मिल लीजिएगा, वो आपका ज़रूर कोई ना कोई मसाइल का हल निकालेंगे। हाँ बाबा, कल छुट्टी भी है, तो मैं ज़ुबैर अंकल से जाके मिल लेता हूँ। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा बेटा, फी अमान। सर, हम तीनों एक टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं। वहाँ की इंतज़ामिया मिल को ठेकेदारों के हवाले करना चाहती है। सर, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मज़दूरों के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। क्या मसाइल पैदा हो जाएंगे? सर, हमारी तनख्वाहें कम हो जाएंगी, जॉब गैर यकीनी हो जाएगी, और कंपनी से मिलने वाला मेडिकल वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। मील में कितनी तादाद है मज़दूरों की? सर, वर्कर्स की तादाद जो है 300 है या उससे ज़्यादा ही समझें आप। उसमें मुस्तकिल कितने हैं? मुस्तकिल वर्कर की तादाद तो बिल्कुल ना होने के बराबर है सर। मुस्तकिल वर्कर 30-35 साल पुराने हैं, और उनमें से भी अब उनकी तादाद कम होकर सिर्फ 15 रह गई है, बाकी सब रिटायर हो चुके। क्या आपके मील में कोई यूनियन वगैरह है? नहीं सर, हमारी फैक्ट्री में मशीनें हैं, धागे हैं, सब कुछ है, और बेजुबान वर्कर हैं, और अगर नहीं है तो सिर्फ एक यूनियन नहीं है सर। अच्छा, आपके मील में कभी यूनियन बनाने की कोशिश की किसी ने? नहीं सर, हम कहाँ यूनियन बना सकते हैं, और अगर ऐसा सोचा भी जाए तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। चंद साल पहले इस तरीके की कोशिश की गई थी, तो उन वर्कर्स के अभी तक ड्यूज़ भी क्लियर नहीं किए गए, और उनका केस भी कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, मैंने ये आपका ख़त भी जो दिया पढ़ लिया, और मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी समझ भी गया हूँ। और आप ऐसा करें, 1 हफ़्ते के बाद जो है तशरीफ़ लाएँ, मैं आपके मसले पे कुछ ना कुछ सोचता हूँ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई, आप ज़ुबैर खान साहब के पास गए थे? जी बाबा, गया था। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते कहीं लेकर जाएंगे। जी, आप बिल्कुल अगले हफ्ते ज़रूर उनके पास जाएं, और फिर मैं उनसे दोबारा बात भी कर लूँगा। ठीक है बाबा।
करामा साहब, काफ़ी अर्सा हुआ आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने कहा चलो इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो ये मेरे दोस्त हैं असद ज़मीर साहब, ये इनके बेटे उनके कोई दोस्त हैं, इनका कोई लेबर का मसला है। तो मैंने कहा चले मैं आपसे मुलाकात करूँ करामा साहब, आप इनकी सुन लें, तो जो भी कानूनी या मदद हो सकती है वो इंतजाम करते हैं। करामा साहब बहुत शुक्रिया। आज आपसे मुलाकात ज़ुबैर भाई के तवस्सुत से करने का मकसद ये था, ये मेरे बड़े बेटे हैं फराज, ये मकबूल टेक्सटाइल मिल्स में आजकल जॉब कर रहे हैं। वहाँ पर उनको और उनके साथियों कुछ मेहनत कशों के हवाले से और मज़दूरों के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश हैं, ठेकेदारी निज़ाम है या जबरी मशक्क़त। तो आप के पास हम हाजिर हुए हैं कि आप इनकी रहनुमाई फरमाइए। सर, हम टेक्सटाइल मिल में मुलाजिम हैं और हमारी मिल में ठेकेदारी निज़ाम आ गया है। हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं और हमारी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं, जिसकी वजह से हम आपके पास आएँ तो आप हमारी कुछ रहनुमाई करें इस मामले। ठेकेदारी निज़ाम जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पे जो है वो नाफिज है और ये बुनियादी तौर पर गैर कानूनी तरीके से नाफिज होता है। ख़ास तौर पे टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं वहाँ तो 70% से ज़्यादा वर्कर जो हैं वो इस निज़ाम के तहत हैं। कानून में ये है कि अगर आर्जी नौइयत के काम हों तो आर्जी बुनियादों पे वर्कर्स को रखा जा सकता है, बराए रास्त भी एम्प्लॉय रख सकता है या किसी और के ज़रिए, लेकिन वो काम 9 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाला हो तो आर्जी नौइयत का काम समझा जाएगा। वरना जो मुस्तकिल नौइयत के काम हैं वहाँ 3 महीने गुजरने के बाद वर्कर को मुस्तकिल करना होता है, फिर उसके वो तमाम कानूनी हुकूक कायम हो जाते हैं। तो उसको बाईपास करने के लिए जो है बहुत से मालिकान जो हैं ये तरीका इख्तियार करते हैं कि मुलाजिम रखने का काम ठेकेदारों के हवाले कर देते हैं। ये ठेकेदार असल में उनके मुलाजिम ही होते हैं, लेकिन वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके और दिखाते हैं कि ये मुलाजिम हमने बराए रास्त नहीं रखे हैं, ये ठेकेदार के हैं, इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो जो असल मालिक है उस पर नहीं आएगी कि उनके कानूनी हुकूक उसने अदा करने। तो जो तमाम बुनियादी हुकूक हैं वर्कर्स के, जिसमें जो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत हफ्ते में एक बातनख्वाह छुट्टी होनी चाहिए, सालाना छुट्टी होती है, बीमारी की छुट्टी होती है, इत्तेफाकी छुट्टी होती है, वर्कर्स को रजिस्टर कराना पड़ता है सोशल सिक्योरिटी से, बुढ़ापे की पेंशन के इदारे से। इसी तरह वर्कर्स का साल पूरा हो जाए तो उनको 1 साल में एक लाजमी बोनस देना पड़ता है और जो कानून के मुताबिक दूसरी सहूलतें वो देनी पड़ती हैं। तो जब ये ठेकेदारी निज़ाम नाफिज हो जाए तो सिवाय जो तनख्वाह उनको मिल रही है वो भी 8 घंटे के काम की दिन नहीं होता है, बल्कि 12-14 घंटे उनसे काम कराया जाता है और जो कम अज़ कम उजरत नाफिज होती है वो 8 घंटे से उनको नहीं मिल रही है, वो 12 घंटे काम करके मिल रही है। तो ना सिर्फ ये कि वर्कर्स का बुनियादी हुकूक पामाल होते हैं, उनको माली नुकसान होता है, वो अदम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं, वो अपनी तंजीम नहीं बना सकते हैं। तो ये तमाम जो उनके इसके असरात हैं वो बहुत ही मनफी हैं तमाम वर्कर्स के लिए। एक कारखाने में 1000 लोग काम कर रहे हैं, अगर 700-800 ठेकेदारों के ज़रिए भर्ती हों तो जो बाकी 200 हैं उनकी कोई ताकत नहीं होती कि वो अगर यूनियन बना भी लें तो अपना कोई हक हासिल करें। तो ये गैर कानूनी है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, अपनी इज्तिमाई ताकत से भी चैलेंज करना चाहिए और कानूनी तौर से भी इसको चैलेंज करना चाहिए। तो शर्त ये है कि जो वर्कर हैं वो इकट्ठा हों और फिर इकट्ठे होके ये एक्शन लेने को तैयार हों, पुरअमन तरीके से और कानूनी तरीके से। तो अगर इसके लिए तैयार होंगे तो हम आपके साथ कानूनी मुआवनत के लिए भी तैयार हैं। हम ऐसे वकील हैं, हमारे साथी हैं जो आपका लेबर कोर्ट में केस कर सकते हैं और उसके अलावा अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए इस केस को पब्लिक में लाया जाए तो एक प्रेशर जो है
उन मालिकान के ऊपर भी आए और जो हुकूमती इदारे हैं, लेबर डिपार्टमेंट हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। सर हमारी मिल में औकात कार बढ़ते जा रहे हैं और तनख्वाहें कम से कम हो रही हैं। इस सिलसिले में सर गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं होती है कि लेबर क़वानीन क्या हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा मसला है जो आप बता रहे हैं तो बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं। कहीं भी क़ानून की खिलाफ वर्जी करते हुए औकात कार को बग़ैर ओवर टाइम दिए हुए उनसे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता और इसके लिए ऑलरेडी कानून मौजूद है कि कम अज़ कम तनख्वाह मज़दूरों की यानी अनस्किल्ड लेबर की जो गैर हुनरमंद अफराद हैं उनकी तनख्वाह 7,000 रुपये हैं और 7,000 रुपये से वो कम दे ही नहीं सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे औकात कार ज़्यादा लिए जा रहे हैं 8 घंटे से तो फिर वो पाबंद हैं कि आपको ओवर टाइम दें। तो इंशाल्लाह आप रिटर्न में मुझे दे दें और मैं इंशाल्लाह इस मसले को एहसन तरीक़े से इंशाल्लाह मैं हल कराऊंगा। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। सूरत हाल ये है कि तनख्वाह जो है वो कम दी जाती है और दस्तखत जो है वो ज़्यादा अमाउंट पे ले लिए जाते हैं। तो इस हवाले से आपकी पॉलिसीज़ क्या कहती हैं? कम मई 2010 को ये दोबारा लेबर पॉलिसी का ऐलान होने वाला था और ये मिनिमम वेजेस का मसला आया तो ये बात सामने रखी गई कि बहुत सारे कंपनीज़ में ये मिनिमम वेजेस पे अमल दरामद नहीं होता है। तो उसके लिए ये तय किया गया कि अभी मज़दूरों को, तमाम मज़दूरों को तनख्वाहें मिला करेंगी बैंक के थ्रू और चेक के थ्रू। सर हमारी मिल में जो है ठेकेदारी निज़ाम आ गया है और हमारी जॉब्स जो है अनसिक्योर हैं, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर ऐसा है जो उन्होंने जैसा कहा है और किया है और कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए कि एक कानून मौजूद है इस मुल्क में कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन तमाम इदारों पे होता है, चाहे उस इदारे का मालिक ख़ुद चला रहा हो या कॉन्ट्रैक्टर चला रहा हो, लेकिन उसकी तमाम जो क़वानीन हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है, UBI का कानून है, वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, मिनिमम वेजेस का है, हेल्थ एंड सेफ्टी का है, ये तमाम चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्टर के लेबर पे भी क़वानीन लागू होते हैं और ये वहाँ पर यूनियन साजी का हक़ है उनको, वो यूनियन भी बना सकते हैं। वो तमाम चीज़ें कानून जो इजाज़त देता है एक ओनर के उस मज़दूर को, वही तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है उस पे वो जो कॉन्ट्रैक्टर के लेबर पे। तो ये आपके इत्तला के लिए भी और ऐसा है तो इंशाल्लाह उसको हम पाबंद करेंगे कि आपके जॉब को भी सिक्योरिटी दें, आपको जो वेजेस हैं वो भी बराबर दें, आपकी जितनी फैसिलिटीज़ के आप हकदार हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको दें। इसका वो कॉन्ट्रैक्टर पाबंद है। अगर कहीं भी इस पर अमल दरामद नहीं है तो मैं तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि हम तक रसाई करें और उसको इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएँ। ये सब गुर्बत के इस आलम में जब लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं भूख से तंग आ करके, आप ये समझते हैं कि 7,000 में एक गरीब मजदूर अपनी छोटी सी फैमिली के अखराजात भी पूरे कर सकता है? बिल्कुल जनाब, मैं इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है
के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हम समझते हैं कि 7,000 रुपये बहुत कम है। अब ये तो नवाज साहब, ये आजकल मेडिकल का मसला ऐसा है कि मेडिकल जो है तमाम फैक्ट्री वाले और मिल वाले उस तरीके से नहीं दे पा रहे, तो आप क्या कर रहे हो? मेडिकल साइड पे जो बहुत सारे लोगों को इल्म भी नहीं होता है, लेकिन मैं उसकी वजाहत ज़रूर करूँगा क्योंकि हमने काफ़ी काम किया है इस सिलसिले में। और जैसे आपने कहा कि हम इसी तबके से लोग हैं, तो लोग ज़्यादा वो तवक्को रखते हैं हमसे। तो आते ही हमने जब वो रजिस्टर उठा के देखा कि हमारे सोशल सिक्योरिटी ने पूरे सिंध में कितने लोग रजिस्टर है, तो हमें ये पता चला कि यहाँ 43 साल में सिर्फ 4.25 लाख लोग रजिस्टर हैं। उसके बाद फिर उस अमल को मैंने आगे बढ़ाया। हर महीने मैं डायरेक्टर्स की मीटिंग करता हूँ और उनको टारगेट देता हूँ, और अल्लाह का करम है, आपको ये सुनते हुए खुशी होगी कि इस वक्त हमने कोई 2.25 लाख लोगों का उसमें इजाफा किया, रजिस्टर वर्कर्स की। लोग उसमें अगर आप उनके माँ बाप और उनकी वाइफ और 4-5 बच्चे लें तो ये तादाद हो जाए 15 से लेकर 18 लाख तक ये तादाद हो जाती है। इतने लोगों को हम सोशल सिक्योरिटी में ले आए हैं। बहुत शुक्रिया।